हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस रैपिड रिवीजन सीरीज जिसमें कि आज जो चैप्टर लिया है हमने वो है कार्बोक्सिलिक एसिड्स। जैसे लास्ट जो अपलोडेड होगा वो एल्डिहाइड कीटोन्स का था। मैंने बताया था कि एल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो कि एनसीईआरटी में एक ही चैप्टर में गिवन है, हमने दो पार्ट में लिया हुआ है। तो लास्ट वाला जो एल्डिहाइड कीटोन्स था और अब हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स और डेरिवेटिव्स के रिएक्शंस देखेंगे आज। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कंटेंट्स पे आते हैं। तो कंटेंट्स में तो वही कार्बोक्सिलिक एसिड्स और उनके डेरिवेटिव्स कौन कौन से होते हैं, फिर हम उनके रिएक्शंस के बारे में, जो मेन रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन कहते हैं जिन्हें, और उनके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस देखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, बाकी जो रिएक्शंस हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स के फिर वो देखेंगे। न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन पर्टिकुलरली एनसीईआरटी में टॉपिक नहीं है, तो ये आपको एक एडिशनल टॉपिक, क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है ये एनसीईआरटी ने अलग अलग जगह पे अलग अलग वे में दिया हुआ है। जैसे कि अल्कोहल्स के अंदर एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में दिया हुआ है, फिर अमाइंस के अंदर जब हम अमाइंस पढ़ते हैं तो फिर अमाइड के फॉर्मेशन में दिया हुआ है। तो ये जो रिएक्शंस हैं साइलेशन रिएक्शंस में दिया हुआ है। तो ये वाला जो सेकेंड वाला टॉपिक है ये आपको अलग अलग जगह पे मिलेगा। बाकी हम एनसीईआरटी से ही सारी चीज़ें ली हुई हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम कार्बोक्सिलिक एसिड और डेरिवेटिव्स को अगर देखें तो हमें पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो RCO2H रहता है। मतलब ये जो CO2H ग्रुप है इसी से ही हमें पता चलता है कि ये जो कंपाउंड है ये क्या है, दिस इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड। बाकी जो उसके डेरिवेटिव्स हैं उनके डेरिवेटिव्स में सिमिलैरिटी रहती है। RC डबल बॉन्ड और ये कार्बोनिल ग्रुप तो सब में रहता है, अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे कुछ और एक ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है ना। एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड है ही CO2H, उसके सिवा यहाँ पे कुछ और रहता है। जैसे अगर इस X की जगह पे Cl रहे, अगर इस X की जगह पे Cl रहता है तो इसे एसिड क्लोराइड या फिर असाइल क्लोराइड कहते हैं, है ना। एसिड क्लोराइड या फिर असाइल क्लोराइड। और इसकी नेमिंग जब करेंगे तो इसके नेमिंग में हम एल्केनॉइल क्लोराइड लिखते हैं, एल्केनॉइल क्लोराइड। जैसे मिथेनॉइल क्लोराइड, अगर एक कार्बन है दो कार्बन है तो इथेनॉइल क्लोराइड। तो इस तरह से इनके नाम लिखते हैं। तो ये तो हो गया एसिड क्लोराइड या असाइल क्लोराइड। ये दूसरा जो है इसे हम एसिड एनहाइड्राइड या फिर सिंपली एनहाइड्राइड कहते हैं। देख सकते हो कि वो ग्रुप सेम ही है एक्स के जैसा, और फिर एक्स की जगह पे ये OC डबल बॉन्ड OR ग्रुप लगा हुआ है, तो इसे हम एसिड एनहाइड्राइड कहते हैं। इसे नेमिंग में हम जैसे इथेनोइक एनहाइड्राइड, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, सिमेट्रिकल रहते हैं या अनसिमेट्रिकल भी हो सकते हैं। फिर यहाँ पे आप एस्टर्स देखोगे, उस X की जगह पे OR ग्रुप है तो इसे हम एस्टर कहते हैं, C डबल बॉन्ड OR। इस R प्राइम जो है इसका नाम पहले लिखते हैं एल्काइल, और फिर इधर वाले ग्रुप का नाम लिखते हैं जैसे हम एल्केनोएट कहते हैं। तो ये एल्काइल एल्केनोएट इसका IUPAC नेम हो जाएगा। और उसके बाद अमाइड्स, यहाँ पे NH2 ग्रुप जब आ जाए RCONH2 तो इसे अमाइड कहते हैं। बाकी ये जो तीन ग्रुप्स हैं आप देख सकते हो ये तीनों ही अमाइड्स हैं। एक 1 डिग्री अमाइड है नाइट्रोजन से, जैसे अमाइंस में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन कहते हैं, वैसे ही अमाइड्स में भी नाइट्रोजन से जब एक कार्बन जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री अमाइड है, दो कार्बन जुड़ा हुआ है तो 2 डिग्री अमाइड है, और यहाँ पे 3 कार्बन जुड़े हुए हैं तो ये 3 डिग्री अमाइड है। इसके अलावा एक और ग्रुप है RCN। जब CN ग्रुप रहता है तो हम इसे नाइट्राइल कहते हैं। दिस इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड विदाउट कार्बोनिल ग्रुप, है ना। RCN जो है वो नाइट्राइल है, और नाइट्राइल्स को हम एसिड डेरिवेटिव कहते हैं बट विदाउट कार्बोनिल ग्रुप्स, है ना। इसमें CO ग्रुप आपको नहीं दिखेगा, सिंपली हम इसे एसिड डेरिवेटिव कहते हैं, ठीक। इसके बाद न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशंस। तो न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन जो है ये काफ़ी मेन रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड और डेरिवेटिव्स की। एक तरह से आप कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस कह सकते हो। एल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव में यही डिफरेंस है मोस्टली। वहाँ पे जो रिएक्शंस होते हैं वो एडिशन रिएक्शंस होते हैं, और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर जो रिएक्शंस होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं। और मैकेनिज्म बिल्कुल सिमिलर है ना। वहाँ पे जैसे न्यूक्लियोफाइल, जैसे हमने देखा था कि इस कार्बोनिल ग्रुप में ऑक्सीजन के पास डेल्टा नेगेटिव चार्ज है और कार्बन के पास डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि ऑब्वियसली इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है ऑक्सीजन, तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो कार्बन पे आके अटैक करता है, O- बन जाता है पहले। ये एक ऐसा टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट कहते हैं, क्योंकि वो पहले ट्राइगोनल प्लेनर था, बाद में ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है जो कि अनस्टेबल होता है। और अनस्टेबल क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे ये जो X है ये डिपार्ट कर सकता है, ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है।
तो ये O माइनस जो बना यहाँ पे, ये O माइनस कोलैप्स करता है, मतलब ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट कोलैप्स कर जाता है और यहाँ से X जो है ये बाहर निकल जाता है। तो ये X की जगह पे अगर आप नोटिस करो, इस X की जगह पे न्यूक्लियोफाइल सब्सटीट्यूट हो गया है एंड देयरफॉर इस असाइल पोजीशन पे, इसलिए इस तरह के सब्सटीट्यूशन को न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्सटीट्यूशन कहते हैं। कुछ सिमिलर एग्जांपल्स से आप और समझो, जैसे ये एक एसिड क्लोराइड और ETO माइनस की रिएक्शन है, तो ये ETO माइनस इस कार्बन पे अटैक करेगा, ये O माइनस बन गया, तो इससे ये CH3 एक O माइनस OET और Cl है। अब Cl जो है वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप है यहाँ पे, तो Cl यहाँ से डिपार्ट हो जाता है और फिर इस C डबल बॉन्ड OET में कन्वर्ट हो गया। तो ये सिंपल 2 स्टेप के रिएक्शंस हैं, है ना। एसिड क्लोराइड को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, एसिड क्लोराइड को हमने एस्टर में कन्वर्ट कर दिया थ्रू दिस न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्सटीट्यूशन। नेक्स्ट रिएक्शन अगेन देखो, HCO2 माइनस है, फिर से नेगेटिव चार्ज इस पे अटैक करेगा, ये O माइनस बन गया, एक Cl है, O माइनस है एंड OCOH है। फाइनली क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा और Cl जो कि एक अच्छा लिविंग ग्रुप है वो यहाँ से डिपार्ट हो गया और यहाँ से डिपार्ट हो जाएगा, तो फिर फाइनली ये कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड OH में, तो इससे एक एनहाइड्राइड बन गया। तो आप देख सकते हो कि रिएक्शंस कितने सिमिलर हैं। न्यूक्लियोफाइल आके कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक कर रहा है और उसके बाद जो लिविंग ग्रुप है वो वहां से डिपार्ट कर जा रहा है। अब लिविंग ग्रुप एबिलिटी की बात करें कि कौन कौन से वहां पे लीव कर सकते हैं ग्रुप्स, तो लिविंग ग्रुप की एबिलिटी आपको जैसे SN1 SN2 रिएक्शंस में आपको अगर याद होगा कि जो लिविंग ग्रुप जो कि वीक बेसेस होते हैं, जितना वीक बेस होगा वो उतना ही अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, है ना। जैसे Cl माइनस जो है वो काफ़ी वीक बेस है, अगर नहीं पता चलता है तो फिर आप उसके कॉन्जुगेट एसिड के बारे में सोचो, HCl जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है एंड देयरफॉर Cl माइनस जो है वो एक वीक बेस है, और जब वीक बेस है तो फिर वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो ये लिविंग एबिलिटी है या रिलेटिव रिएक्टिविटी है। देखो यहाँ पे जो एसिड क्लोराइड्स हैं वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। क्यों सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि वहाँ पे जब अटैक होता है तो एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप लगा हुआ है Cl माइनस। उसके बाद ये जो ग्रुप है RCO2 माइनस, ये सिमिलरली डिपार्ट कर सकता है, देख सकते हो बिल्कुल सिमिलर है। Cl माइनस की जगह पे बस ये RCO2 माइनस डिपार्ट कर रहा है, यहाँ पे R-O माइनस डिपार्ट कर रहा है, यहाँ पे OH माइनस डिपार्ट कर रहा है और यहाँ पे NH2 माइनस डिपार्ट कर रहा है। ये जो चीज़ें हैं ये काफ़ी सिमिलर हैं और इनका जो नेचर है डिपार्ट करने का वो डिफरेंट है। NH2 माइनस जैसे देखो तो NH2 माइनस बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है और जब स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये बहुत मुश्किल से निकलता है एंड देयरफॉर अमाइड्स के अंदर सब्सटीट्यूशन बहुत ही डिफिकल्ट हो जाते हैं, है ना। तो ये एक रिलेटिव रिएक्टिविटी है कि एसिड क्लोराइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, देन एसिड एनहाइड्राइड्स, देन एस्टर्स, कार्बोक्सिलिक एसिड सिमिलर हैं और फिर सबसे कम अमाइड्स। कुछ यहाँ पे उनके लिविंग ग्रुप एबिलिटीज़ भी दिए हुए हैं कि Cl माइनस है, इधर R ये वाला ग्रुप निकलेगा RCO2 माइनस, RO माइनस, OH माइनस एंड NH2 माइनस। कंडीशन फॉर रिएक्शन, कुछ और कंडीशंस। सबसे पहले तो हमने देखा कि X माइनस जो है वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप होना चाहिए। Y माइनस इस पे अटैक कर रहा है, सबसे पहले ये O माइनस बन रहा है, O माइनस Y और X। अब X अच्छा लिविंग ग्रुप होगा तभी रिएक्शन आगे बढ़ेगी, वरना फिर Y ही निकल जाएगा और बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगी। तो ये कुछ चीज़ें देखना पड़ेगा आपको। X माइनस मस्ट बी बेटर लिविंग ग्रुप देन Y माइनस। फिर Y माइनस मस्ट बी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, Y माइनस एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी रहना चाहिए तभी वो उस पर अटैक कर पाएगा। एंड RCOX जो है वो एक अच्छा इलेक्ट्रोफाइल रहना चाहिए तभी उस पर अटैक आसानी होगी। तो ये कुछ कंडीशंस हैं रिएक्शन को होने के लिए। कुछ और एग्जाम्पल्स हम समझते हैं। सिमिलर एग्जाम्पल है, अब जैसे अभी हमने मैकेनिज्म लिखा था इसका, ये ETO माइनस एंड Na प्लस है, तो ये नेगेटिव चार्ज इस पर अटैक करेगा, ये O माइनस बनेगा एंड फिर बाद में क्या होगा, ये O माइनस, OET और Cl है, तो Cl अच्छा लिविंग ग्रुप है अभी हमने देखा, तो Cl माइनस यहाँ से बाहर निकल गया, ये C डबल बॉन्ड OET बन गया। यहाँ पे सिमिलरली Na प्लस एंड Cl माइनस है। अब लेट्स से Cl माइनस इस पर अटैक करता है और ये O माइनस बन गया, Cl एंड OET। अब क्या होगा, अब जब ये कोलैप्स करेगा टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट तो कौन सा ग्रुप यहाँ से बाहर निकलेगा, OET नहीं निकल सकता, है ना, Cl माइनस ही वापस निकल जाएगा। और जब Cl माइनस वापस निकल जाएगा तो आप देखो प्रोडक्ट वही बन गया, OET ही बन गया एंड देयरफॉर यहाँ पे क्या हो गई, नो रिएक्शन। ओवरऑल कोई रिएक्शन नहीं हुई है यहाँ पे, जो स्टार्टिंग रिएक्टेंट था वही फाइनली प्रोडक्ट के अंदर वही प्रोडक्ट भी है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि लिविंग ग्रुप से आप ये डिसाइड कर सकते हो कि रिएक्शन प्रोसीड होगी या नहीं होगी।
है ना। अगर आपको लिविंग ग्रुप पता है कि कौन सा अच्छा लिविंग ग्रुप है, Cl माइनस और ETO माइनस में ऑब्वियसली Cl माइनस अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तो Cl ही हमेशा डिपार्ट कर जाएगा। फिर वहीं आप यहाँ पे देखो तो ETOH है, ये ऑक्सीजन इस पे अटैक कर सकता है, ये O माइनस बन जाएगा। OETH प्लस है, एक H प्लस यहाँ से हम हटा रहे हैं, माइनस H प्लस लिख रहे हैं, ये कोई माइल्ड बेस जैसे पिरिडीन या कुछ और रहता है तो वो ये काम कर सकता है, नहीं तो ये जो अल्कोहल है यही इसको रिमूव कर सकता है। अब फिर से वही काम, इसे कोलैप्स करेंगे तो Cl यहाँ से बाहर निकल जाएगा और फिर ये एस्टर में कन्वर्ट हो जाएगा OET में। तो ये सीधे सीधे रिएक्शंस हैं, आपको मैकेनिज्म भी साथ साथ में लिखना है तभी आप समझ पाओगे। ये तो वापस वही रिएक्शन है, Cl माइनस, अगेन Cl माइनस जब इस पर अटैक करेगा तो ये क्या बन जाएगा, ये O माइनस OET और Cl बन गया। फिर ये जब कोलैप्स करेगा तो Cl ही निकल जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पे भी कोई रिएक्शन नहीं होगी, ये भी नो रिएक्शन हो जाएगा। फिर इस एस्टर के साथ देखो, जब अमाइन की रिएक्शन करवा रहे हैं तो ना NH3 जो है इसने इस पे अटैक किया, ये O माइनस बन गया। सब में कार्बोनिल ग्रुप पे आपको अटैक करवाना है और फिर देखना है कि कौन सा लिविंग ग्रुप है। अगर कोई H प्लस वहाँ से निकल सकता है तो पहले H प्लस को निकाल दो, जैसे NH3 एक बेस भी है तो NH3 इस H प्लस को यहाँ से निकाल सकता है, तो ये बन गया O माइनस NH2 एंड OMe। अब अच्छा लिविंग ग्रुप कौन है इन दोनों में से, तो इन दोनों में से अच्छा लिविंग ग्रुप OMe है। अभी बताया हमने कि NH2 माइनस जो है वो सबसे पुअर लिविंग ग्रुप है यहाँ पे। तो इस जगह पे अब क्या हो चुका है, अब यहाँ पे एस्टर से अमाइड बन गया। जब हमने NH3 के साथ रिएक्शन करवाई तो वहाँ पे अमाइड बन गया, OMe की जगह पे यहाँ पे सब्सटीट्यूट हो गया है NH2। सिमिलर रिएक्शन अब यहाँ पे देखो, तो NH2 जो है जैसे OMe अटैक करेगा तो OMe अटैक करेगा तो वो NH2 को रिप्लेस नहीं कर पाएगा एंड देयरफॉर यहाँ पे क्या हो जाएगी, नो रिएक्शन हो जाएगी। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ पे रिएक्शन होगी, कहाँ पे रिएक्शन नहीं होगी। ये सिंपल हम न्यूक्लियोफिलिक जो लिविंग ग्रुप एबिलिटी है उनसे हम यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं चीज़ों को। कुछ रिएक्शन जैसे रिएक्शन ऑफ असाइल क्लोराइड, अभी हमने देखा कि MeOH जो है वो इस पे अटैक करता है, फिर हम एक H प्लस यहाँ से डिपार्ट कर देते हैं, R है, O माइनस है, OMeH प्लस है। फिर मैंने बताया कि एक इस H प्लस को यहाँ से हम हटा देते हैं थ्रू सम बेस, नहीं भी लिखा हुआ है तो हम मानेंगे कि ये अल्कोहल ही उसको हटा सकता है दूसरा, क्योंकि ये सॉल्वेंट के जैसा होगा अभी। और फिर जब ये कोलैप्स करेगा तो Cl यहाँ से बाहर निकल गया और Cl बाहर निकल जाएगा तो फिर ये OMe इसमें कन्वर्ट हो गया। ठीक है, वैसे ही H2O इस RCOCl पे अटैक करेगा, दिस रिएक्शन इज हाइड्रोलाइसिस। इस रिएक्शन को आप अल्कोहलोलाइसिस कह सकते हो। RCO माइनस OH2 प्लस Cl, फिर इस H प्लस को यहाँ से हमने हटा दिया, माइनस H प्लस लिख रहे हैं, तो ये बन गया RO माइनस OH एंड Cl। फिर अगेन Cl अच्छा लिविंग ग्रुप है, Cl को यहाँ से हटा दो तो ये कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। हाइड्रोलाइसिस जब हमने किया एसिड क्लोराइड का तो हाइड्रोलाइसिस करके ये किस में कन्वर्ट हो गया है, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। तो ये सिंपल से रिएक्शंस आपको लिखना है, जब तक आप लिखोगे नहीं, लिविंग ग्रुप एबिलिटी को समझोगे नहीं, तो फिर रिएक्शंस यहाँ पे नहीं बता पाओगे कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी। एंड क्योंकि सारे रिएक्शंस एक जैसे ही हैं तो फिर आपको ध्यान रखने में भी आसानी है। अब जैसे यहाँ पे क्या होगा, MeNH2Cl को अगेन रिप्लेस कर सकता है तो ये RCO एंड NHMe बन जाएगा। सिमिलर मैकेनिज्म से जैसे अभी हमने NH3H2O की मैकेनिज्म लिखी है, यहाँ पे भी Cl इसको रिप्लेस कर देगा, Cl को रिप्लेस कर देगा ये, और ये NMe2 बन जाएगा। ये 2 डिग्री अमाइड बन गया, ये 3 डिग्री अमाइड बन गया। तो एसिड क्लोराइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव है एंड देयरफॉर यहाँ पे सबसे ज्यादा रिएक्शंस उनके होते हैं। RCO2 माइनस के साथ रिएक्शन करवाओगे तो Cl की जगह पे CO2R बन जाएगा, CO2R डैश बन गया, एनहाइड्राइड बन गया। तो ये आप समझ सकते हो रिएक्शंस को, मैकेनिज्म लिखो और फिर प्रोडक्ट सीधा सीधा बना सकते हो। वैसे ही रिएक्शंस ऑफ एनहाइड्राइड्स, एसिड क्लोराइड के बाद रिएक्टिविटी में कौन सेकंड नंबर पे कौन है, एनहाइड्राइड। सिमिलर रिएक्शंस अगेन इस H2O को लेकर हमने इस कार्बोनिल ग्रुप पे रिएक्शन करवाया। इसे आप एक लिविंग ग्रुप के जैसा आप सोच सकते हो। यहाँ पे ये जो ग्रुप है इसको आप एक लिविंग ग्रुप की तरह आपको सोचना है। जैसे अभी हमने X को देखा था, वैसे ही
मतलब Cl जहाँ पे हम लीव कर रहे थे, Cl की जगह पे बस ये ग्रुप लगा हुआ है। तो जैसे रिएक्शन क्लोराइड्स के साथ थे, ऑलमोस्ट सिमिलर रिएक्शंस यहाँ पे एसिड एनहाइड्राइड्स के साथ भी आपको लिखने हैं। बस ग्रुप बड़ा है तो हो सकता है आपको लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम रहे। तो ये O माइनस, OH2 प्लस एंड ये OCOR, और फिर H प्लस यहाँ से हटा देते हैं तो RO माइनस, OH एंड OCOR। फिर अब अच्छा लिविंग ग्रुप कौन है, तो अच्छा लिविंग ग्रुप OH माइनस, और इसमें OCOR माइनस है क्योंकि वो एक वीकर बेस है, एंड देयरफॉर फिर ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये ROCO माइनस जो था, RCOO माइनस, RCO2 माइनस, ये RCO2 माइनस एक H प्लस के साथ दूसरा RCO2H गेन बना लेगा। तो एनहाइड्राइड्स की हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं तो भी कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है। जैसे एसिड क्लोराइड की हाइड्रोलाइसिस करा रहे थे तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा था। ETOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे, फिर इसी पे अटैक करवाते हैं, ये O माइनस बन जाएगा, एंड फिर वैसे ही इसकी एक H प्लस लूज करेगा। जैसे मैकेनिज्म ऊपर लिखा हुआ है एग्जैक्टली सिमिलर मैकेनिज्म हम यहाँ पे भी लिख देंगे। OETH प्लस है एंड ये OCOR है, फिर H प्लस यहाँ से डिपार्ट कर देते हैं, माइनस H प्लस लिख रहे हैं। फिर ये O माइनस कोलैप्स करेगा तो ऑब्वियसली ये इधर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है तो ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा, एंड फिर ये OET एस्टर में कन्वर्ट हो गया। तो इररिलेटिव की रिएक्शन में क्या दिया हुआ है, आप बस अपने कॉमन सेंस को, लिविंग ग्रुप एबिलिटी को, नॉलेज को यूज़ करो और सीधा सीधा रिएक्शन लिख सकते हो। कुछ रटने की जरूरत नहीं है, सिंपल साइंस है बिल्कुल। वैसे ही MENH2 जब रिएक्शन करेगा तो ये RCONH में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। और जो दूसरा ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये दूसरा ग्रुप फिर RCO2H में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये रिएक्शन सिमिलर हैं जैसे कि रिएक्शंस एसिड क्लोराइड के थे, एंड वैसे ही रिएक्शंस एस्टर्स के भी हैं, है ना। एस्टर्स में अब जैसे MENH2 रिएक्शन करेगा तो OMe माइनस यहाँ से बाहर निकल जाएगा और इसकी जगह पे क्या लग गया, इसकी जगह पे ये NHMe लग जाएगा। वैसे ही H2O के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे तो ये RC डबल बॉन्ड OH बन जाएगा। बस ये होगा कि ये जो रिएक्शन है ये काफ़ी स्लो रिएक्शन होती है ना। H2O क्योंकि अब यहाँ पे OH और OMe दोनों लगभग एक जैसे ही लिविंग ग्रुप वाले हैं, और दूसरी बात ये है कि ये एक वीक इलेक्ट्रोफाइल हो चुका है। ये वीक इलेक्ट्रोफाइल है एंड ये वीक न्यूक्लियोफाइल है। तो जब दोनों ही रिएक्टेंट्स वीक हैं तो ऐसे केस में ये रिएक्शन काफ़ी स्लो होती है। हम देखेंगे कि एस्टर्स की हाइड्रोलाइसिस फिर कैसे करते हैं। कोई कैटलिस्ट ऐड करना पड़ता है, हीटिंग करनी पड़ती है, तब जाके एस्टर्स की हाइड्रोलाइसिस हो पाती है। रिएक्शंस ऑफ अमाइड्स, अमाइड्स के साथ अमाइड सबसे कम रिएक्टिव हैं। Cl माइनस के साथ Cl ही निकल जाएगा, OCH3OH के साथ CH3O ही निकल जाएगा, एंड H2O के साथ H2O ही निकल जाएगा। तो नो रिएक्शन सब में हो जाएगी। तो हमने रिएक्शंस आपको बताया कैसे होते हैं, हाइड्रोलाइसिस रिएक्शंस हमने सबकी लिखी, सबके मैकेनिज्म देखे कि हाइड्रोलाइसिस कैसे हो रहा है, और हाइड्रोलाइसिस से सब में सिमिलर प्रोडक्ट बन रहा था, सब में कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है। तो रिएक्टिविटी के हिसाब से अगर आप सोचो, जैसे एसिड क्लोराइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, तो वाटर के साथ ये रिएक्शन करता है फास्ट एट 20 डिग्री सेल्सियस। 20 डिग्री सेल्सियस मतलब केवल वाटर ऐड कर दें रूम टेम्परेचर पे ही ये फटाफट कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। वही अगर एसिड एनहाइड्राइड रहता है तो ये थोड़ा स्लो रिएक्शन करता है क्योंकि ये उससे कम रिएक्टिव होता है। यहाँ आपको थोड़ी हीटिंग करनी पड़ सकती है, कोई कैटलिस्ट ऐड करना पड़ सकता है। एस्टर्स के साथ रिएक्शन और स्लो हो जाता है। अभी मैंने बताया कि एस्टर्स वीक इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, H2O वीक न्यूक्लियोफाइल है। तो ऐसे केस में आपको क्या जरूरत है, आपको यहाँ पे कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है, हीटिंग करना पड़ता है। तो एस्टर्स की हाइड्रोलाइसिस के लिए एसिड या बेस मतलब H प्लस और OH माइनस कैटलिस्ट यूज करते हैं, तब जाके वो हाइड्रोलाइसिस होती है। तो अमाइड के बारे में सोचो, अमाइड्स की हाइड्रोलाइसिस और ज़्यादा डिफिकल्ट है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है, एंड देयरफॉर अमाइड्स की हाइड्रोलाइसिस में बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग करनी पड़ती है। 3-3 घंटे हीटिंग करते हैं, 4-4 घंटे हीटिंग करते हैं, हीटिंग या बॉइलिंग करते हैं, तब जाके अमाइड्स की हाइड्रोलाइसिस होती है। नॉर्मली अगर आप कैटलिस्ट हीटिंग यूज़ नहीं करते हो तो ये रिएक्शन जो है, ये रिएक्शन हो जाती है विद इन मिनट्स। ये मिनट्स में हो जाती है, ये आवर्स में हो जाती है, ये रिएक्शन डेज में होती है,
और ये रिएक्शन मंथ्स में होती है, मंथ्स टू ईयर्स में होती है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि विदाउट कैटलिस्ट रिएक्शन कैसे होगी। इसलिए हमने अभी आप जब अमाइड की हाइड्रोलाइसिस में हमने लिखा नो रिएक्शन। क्यों लिखा नो रिएक्शन? क्योंकि यहाँ पे ना ही कोई कैटलिस्ट यूज किया हुआ है, ना ही हीटिंग यूज की हुई है। अब हाइड्रोलाइसिस 10 साल के बाद होगी तो उससे हमें उसको हम यहाँ पे ट्रीट नहीं करेंगे, हम उसको नो रिएक्शन मान के चलेंगे। तो अगर हमें हाइड्रोलाइसिस करवानी होगी अमाइड की तो फिर यहाँ पे आपको H+ लिखा हुआ होगा, OH- कैटलिस्ट लिखा हुआ होगा, हीटिंग लिखा हुआ रहना जरूरी है, तब जाके हम अमाइड्स की हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं। एसिड कैटलाइज्ड एस्टर हाइड्रोलाइसिस। तो अभी हमने देखा कि एस्टर्स की हाइड्रोलाइसिस एसिड या फिर बेसिक मीडियम H+ और OH- कैटलिस्ट यूज करते हैं तब होती है। तो जब यहाँ पे एसिड कैटलिस्ट HCl यूज किया हुआ है तो वैसे ही मैकेनिज्म आप लिख सकते हो। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। जितने भी एसिड डेरिवेटिव्स हैं सबका प्रोडक्ट सेम है। जितने भी डेरिवेटिव्स, एसिड क्लोराइड को हाइड्रोलाइसिस किया, मतलब H2O के साथ रिएक्शन किया तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है। एनहाइड्राइड को हाइड्रोलाइसिस किया, कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है। एस्टर को हाइड्रोलाइसिस किया, कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है। अमाइड्स की हाइड्रोलाइसिस की तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है। मीडियम और कंडीशंस आपको ध्यान रखने पड़ेंगे बस। तो एसिडिक कंडीशन में भी हाइड्रोलाइसिस हो सकती है, और बेसिक कंडीशन में जो हाइड्रोलाइसिस होती है ये इरिवर्सिबल है। अगर आप देखो तो ऊपर में जब एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन है तो यहाँ पे हमने रिवर्सिबल एरो बनाया हुआ है। मैकेनिज्म लिखोगे तो फिर क्लियर हो जाएगा। और इधर इरिवर्सिबल रिएक्शन है, क्योंकि ये बन जाता है लास्ट में एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है। RCO2- है और RCO2- बहुत ही कम रिएक्टिव होता है। इसे हम सैपोनिफिकेशन रिएक्शन भी कहते हैं, जो बेस के प्रेजेंस में, NaOH के प्रेजेंस में जब एस्टर की हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं। ऑब्वियसली बेस है तो फिर एसिड फाइनल प्रोडक्ट नहीं रहेगा, सॉल्ट बन जाएगा, तो ये कार्बोक्सिलेट आयन है। एंड जैसे बाकी डेरिवेटिव्स की हाइड्रोलाइसिस कराते हैं वैसे ही अमाइड्स की भी हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं। तो अमाइड्स की हाइड्रोलाइसिस से भी ये सबसे पहले अमाइड में नाइट्राइल की हाइड्रोलाइसिस से सबसे पहले ये अमाइड में कन्वर्ट होता है, लेकिन ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। फर्दर ये हाइड्रोलाइसिस होकर फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि पार्शियल हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं नाइट्राइल्स का, तो पार्शियल हाइड्रोलाइसिस से जो प्रोडक्ट बनता है वो अमाइड है, और अमाइड तो फिर फर्दर हाइड्रोलाइसिस होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इंटर कन्वर्जन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। सबसे पहले तो इसमें हाइड्रोलाइसिस रिएक्शंस जो हमने पढ़ा वो आप देखो। जैसे ये है एसिड क्लोराइड, तो इस एसिड क्लोराइड ये भी रिएक्टिविटी ऑर्डर में ड्रॉ किया हुआ है। सबसे ऊपर सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है और नीचे सबसे लेस रिएक्टिव है। अब एसिड क्लोराइड से हम कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं हाइड्रोलाइसिस करके, एनहाइड्राइड से भी बना सकते हैं हाइड्रोलाइसिस करके, एस्टर से भी बना सकते हैं हाइड्रोलाइसिस करके H2O के साथ एसिड और बेस, और अमाइड से भी बना सकते हैं हाइड्रोलाइसिस करके। ठीक है, अब बाकी चीज़ों को कैसे बनाते हैं? एसिड से भी इन सबको बनाया जा सकता है। अब भाई एसिड डेरिवेटिव्स कह रहे हैं इनको, तो इसका मतलब है कि कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स हैं तो डेराइव कर सकते हैं उनको। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से सबको प्रिपेयर किया जा सकता है। जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड को से एसिड क्लोराइड बनाना चाहते हैं तो फिर हम SOCl2, PCl5, PCl3 ये सब यूज़ कर सकते हैं। जैसे अल्कोहल्स को कन्वर्ट करता था हैलाइड में, वैसे ही यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड का जो OH है ये Cl में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर अगर हमें इसको कन्वर्ट करना है तो हम यहाँ पे P2O5 के साथ अगर हीटिंग करते हैं, ये यहाँ पे बनाया हुआ नहीं है, अगर P2O5 के साथ हीटिंग कर दें या P4O10 के साथ हीटिंग कर दें या फिर H2SO4 के साथ हीटिंग कर दें तो फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये अमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, एस्टर्स में अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल रिएक्शन करके एस्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर हमें इसे कन्वर्ट करना है अमाइड में तो फिर हमें NH3 के साथ हीटिंग करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो कि इससे सब कुछ बनाया जा सकता है। जितने भी डेरिवेटिव्स हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से, एसिड क्लोराइड बना लिया हमने SOCl2, PCl5, PCl3 के साथ, एनहाइड्राइड बना लिया P2O5 के साथ हीटिंग करके, एस्टर बना लिया अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवा के, और अमाइड बना लिया NH3 के साथ हीटिंग करके। बाकी इंटर कन्वर्जेंस भी यहाँ पे पॉसिबल हैं। आप एसिड क्लोराइड की रिएक्शन, जैसे
ये सिंपल असाइल सब्स्टिट्यूशन है, Cl माइनस की जगह पे R1CO2 माइनस लग गया, है ना। फिर इसकी जगह पे अगर अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराते हो तो OR डैश लग जाएगा, NH3 के साथ रिएक्शन करवाते हो तो फिर NH2 लग जाएगा। तो ये सारे रिएक्शन ही यहाँ पे पॉसिबल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल एक तरह से, अभी तक हमने जितना पढ़ा है सब कुछ समराइज्ड है इसमें, है ना। और सारे रिएक्शंस कार्बोक्सिलिक एसिड और उनके डेरिवेटिव्स के सारे रिएक्शंस ही इसमें समराइज्ड हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आता हूँ, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स पे। तो अभी तक जो था वो तो थोड़ा एनसीईआरटी से बियॉन्ड था, क्योंकि वो अलग अलग चैप्टर्स में थे तो उसको हमने कलेक्ट करके रखा हुआ था यहाँ पे। अब हम एनसीईआरटी के फ्लो में वापस आते हैं। तो एनसीईआरटी में जैसे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस दिया हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन तो हाइड्रोलाइसिस ही है। देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है हमें, एसिड क्लोराइड की हाइड्रोलाइसिस कर दो, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। इस एनहाइड्राइड की कर दो, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। एस्टर की हाइड्रोलाइसिस कर दो तो भी कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, और अमाइड की हाइड्रोलाइसिस कर दें तो भी कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो ये 4 रिएक्शन तो एज इट इज हैं। उसके अलावा जो रिएक्शंस हैं हमारे पास, जैसे ये है अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन, तो अल्कोहल की ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, तो उसके लिए हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जैसे कि KMnO4 या फिर K2Cr2O7, H2CrO4 ये सब यूज कर सकते हैं, या फिर जोन्स रिएजेंट यूज कर सकते हैं। तो ये सब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे तो सीधा सीधा जो अल्कोहल है उसे हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। फ्रॉम एल्काइल बेंजीन, अगर एल्काइल बेंजीन है, एरोमेटिक कंपाउंड है, तो वहां पे भी KMnO4 वर्क करता है, वहां से डायरेक्टली बेंजोइक एसिड बनाया जा सकता है ना। प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप्स आर ऑक्सीडाइज्ड इन दिस मैनर। केवल प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ये ध्यान रखना है। कोई भी ग्रुप रहे, कोई भी एल्काइल ग्रुप रहे, जैसे यहाँ पे CH3 है, जब हम KMnO4 के साथ हीटिंग करते हैं तो ये CO2 माइनस K प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, H प्लस ऐड करेंगे तो CO2H बन जाएगा। या फिर जोन्स रिएजेंट भी यूज करेंगे यहाँ पे, तो भी वो इसको ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। और कौन सा एसिड हमेशा बनता है, बेंजोइक एसिड। चाहे 1 कार्बन हो, 3 कार्बन हो, 5 कार्बन हो, उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। या फिर सेकेंडरी ग्रुप रहेगा तो भी उससे भी फर्क नहीं पड़ता। अगर सेकेंडरी ग्रुप है, जैसे आइसोप्रोपाइल बेंजीन है, क्यूमीन है, और हमने इसकी रिएक्शन KMnO4 OH- के साथ कर दी हीटिंग एंड देन फॉलोड बाय H प्लस, तो इससे भी बेंजोइक एसिड ही बनेगा। केवल टर्शियरी ग्रुप्स अगर हैं, मतलब जैसे टर्ड ब्यूटाइल ग्रुप है, तो ये KMnO4 के साथ यहाँ पे नो रिएक्शन हो जाएगी। तो ये आपको पता रहना चाहिए कि प्राइमरी और सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप्स अगर यहाँ पे रहते हैं तो वो सब ऑक्सीडाइज होकर बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड अमाइड्स। तो ये तो वही हो गया। अब नाइट्राइल्स, जैसे हमने पहले बताया आपको कि नाइट्राइल्स की जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो पहले ये पार्शियल हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट जिसे कहते हैं अमाइड बनता है, और फिर फाइनली वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अमाइड्स की भी हाइड्रोलाइसिस कराएं तो भी वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। कोई भी अमाइड लेते हैं अगर हम, तो फिर वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देख सकते हो कि कार्बोक्सिलिक अमाइड्स या फिर नाइट्राइल्स किसी भी ले ले तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। साथ में NH3, या फिर क्योंकि एसिडिक मीडियम है तो आप NH4 प्लस भी यहाँ पे लिख सकते हो, क्योंकि एसिडिक मीडियम है तो बेस तो सर्वाइव नहीं करेगा, तो यहाँ पे NH4 प्लस भी फॉर्म्ड रह सकते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाते हैं, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन मैंने पहले भी बताया कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं। जैसे RMgX है तो उसको आपको ट्रीट करना है R माइनस एंड MgX प्लस। अब ये जो R माइनस है इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं CO2 के साथ, तो ये कार्बन पे अटैक करेगा और ये O माइनस बन गया, तो ये बन गया R C डबल बॉन्ड O माइनस। फिर हम H प्लस के साथ RCO2H, ये बन जाएगा। तो यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड, एक कार्बन अगर आपको बढ़ाना है तो आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज कर सकते हो। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को के साथ CO2 ऐड कर दो तो फिर वो RCO2 माइनस एंड देन RCO2H में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सीधा सीधा रिएक्शन है यहाँ पे। असाइल हैलाइड्स एंड एनहाइड्राइड्स, पहले ही हमने देखा कि असाइल क्लोराइड या फिर एनहाइड्राइड्स की हाइड्रोलाइसिस कर दे तो फिर ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। बेसिक मीडियम रखते हो तो फिर सॉल्ट बनेगा, एसिडिक मीडियम रखते हो तो फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा।
और एस्टर्स की हाइड्रोलाइसिस भी करेंगे तो भी कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। अब एस्टर्स की हाइड्रोलाइसिस भी एसिडिक और बेसिक मीडियम दोनों में कर सकते हैं। बताया कि एसिडिक मीडियम में रिएक्शन रिवर्सिबल होती है एंड बेसिक मीडियम में रिएक्शन इरिवर्सिबल होती है, जिसे हम सैपोनिफिकेशन रिएक्शन भी कहते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज पे आते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स के। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स, अब हम यहाँ पे डेरिवेटिव्स को ज़्यादा डिस्कस नहीं करते, सिंपली कार्बोक्सिलिक एसिड के फिजिकल प्रॉपर्टीज पे आ रहे हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर हायर बॉइलिंग लिक्विड्स देन एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड इवन अल्कोहल्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस। तो ये आपको पता रखना है कि ये जो कंपाउंड्स हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स, दे आर हायर बॉइलिंग लिक्विड्स, इनकी बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड कीटोन से ज़्यादा है, एंड इवन अल्कोहल्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस, अल्कोहल से भी ज़्यादा है एंड एल्डिहाइड कीटोन से भी ज़्यादा है। दिस इज ड्यू टू मोर एक्सटेंसिव एसोसिएशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल्स थ्रू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इन फैक्ट मोस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड्स exist as dimers in the vapor phase or in the aprotic solvent। तो यहाँ पे एक्सटेंसिव काफ़ी ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, अल्कोहल से भी ज़्यादा। आप सोच सकते हो कि अल्कोहल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है एंड यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो फिर कैसे कंपेयर कर रहे हैं? तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा हो रही है कि वो एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल के जैसा बिहेव करता है, डाइमर बना लेता है। आप देख सकते हो कि ये दो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं और ये दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड आपस में डाइमराइज के जैसे हो गए हैं। ये इसके OH के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है और OH जो है ये इसके ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है और ये एक डाइमर बना लेते हैं। इसकी वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इसकी ज़्यादा होती है। सिंपल एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैविंग अप टू 4 कार्बन एटम्स आर मिसिबल इन वाटर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स विथ वाटर। ऑब्वियसली कार्बोक्सिलिक एसिड्स हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, तो फिर जब स्मॉलर मेंबर्स रहते हैं तो वो सोल्यूबल रहते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे कार्बन की चेन बढ़ती है, हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ता है, तो सोल्यूबिलिटी कम होनी शुरू हो जाती है। इसके बाद हम आते हैं केमिकल रिएक्शंस पे। तो सबसे पहला जो रिएक्शन है, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, है ना। तो ये जो RCO2H है, इस RCO2H में OH बॉन्ड को क्लीव करना, इसका मतलब है कि हम कैसी रिएक्शंस की बात कर रहे हैं? हम यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शंस की बात कर रहे हैं मोस्टली। इस हाइड्रोजन को रिमूव करने के लिए आप कोई स्ट्रॉन्ग बेस ला सकते हो, मतलब NaOH, या कोई माइल्डर बेस भी यहाँ पे वर्क करेगा। तो NaOH के साथ रिएक्शन करवा दिया तो NaOH में OH माइनस जो है वो उस हाइड्रोजन को हटा सकता है। NaHCO3 बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन करवा सकते हो, तो HCO3 माइनस एक H+ गेन करेगा तो H2CO3 बनता है, जो कि अनस्टेबल होता है और कार्बोनिक एसिड अनस्टेबल होने की वजह से टूट जाता है H2 एंड CO2 में, और फिर जो CO2 है वो यहाँ से इफरवेसेंस बन के निकलता है। तो ये एक टेस्ट भी है कार्बोक्सिलिक एसिड को डिटेक्ट करने का। हम क्या करते हैं, हम उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाते हैं और ये ऑब्जर्व करते हैं कि वहाँ पे बबल फॉर्मेशन हो रहा है या नहीं, और वो बबल्स किसके होते हैं? CO2 के होते हैं। फिर ये सोडियम के साथ रिएक्शन करवाते हैं, एक रेडॉक्स रिएक्शन के जैसा है। सोडियम ऑक्सीडाइज हो जाता है और जो हाइड्रोजन है वो रिड्यूस हो जाता है। फिर हम एसिडिक नेचर की बात करें अगर, तो जैसे हमने पहले भी बताया अल्कोहल्स के अंदर कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ रहता है तो फिर वो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाता है। क्यों बढ़ाता है? क्योंकि वो कॉन्जुगेट बेस को स्टेबिलाइज कर सकता है। कॉन्जुगेट बेस में नेगेटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स नेगेटिव चार्ज को स्टेबिलाइज कर सकते हैं एंड देयरफॉर एसिड को स्ट्रेंथन करते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है तो फिर वो क्या करेगा? एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर देगा। कुछ इंडक्टिव इफेक्ट के ऑर्डर दिए हुए हैं। दिस इज फ्रॉम NCERT। CF3 जो है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, देन NO2, CN, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड देन फिनाइल। ये सब एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे एंड देयरफॉर ये बहुत ही बड़ा सा ऑर्डर जो कि NCERT में गिवन है। तो CF3CO2H जो है यहाँ पे 3 फ्लोरीन होने की वजह से बहुत ज़्यादा एसिडिक है, फिर 3 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है, फिर NO2 है। तो ये आप कुछ इसमें से सीक्वेंस में ऑर्डर थोड़ा थोड़ा ध्यान रख सकते हो। जैसे अगर आपको फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन के बारे में पूछा जाए तो फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन में फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा एंड फिर वो ज़्यादा एसिडिक बना देगा। तो इस तरह से बीच बीच से आप कुछ ऑर्डर यहाँ पे ध्यान रख सकते हो।
फिर अगर हम बेंजोइक एसिड्स में बात करें तो सेम लॉजिक यहाँ पे भी वर्क करेगा। जैसे OCH3 जो है ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है थ्रू रेजोनेंस इफेक्ट, और अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो ये बेंजोइक एसिड से लेस एसिडिक हो जाएगा। ऑन दी अदर हैंड जो NO2 है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है थ्रू रेजोनेंस इफेक्ट या फिर इंडक्टिव इफेक्ट, एंड देयरफॉर ये ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड। अब हम कौन से बॉन्ड को ब्रेक करने की बात कर रहे हैं? यहाँ से कार्बोनिल ग्रुप का जो OH बॉन्ड है इस OH बॉन्ड को ब्रेक करने की बात कर रहे हैं। इसके पहले एसिडिक नेचर में हमने देखा कि हाइड्रोजन को हटाना था, पूरे OH को हटाने के लिए ये एक रिएक्शन है, फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड से एनहाइड्राइड बना सकते हैं, बताया था P2O5 या फिर P4O10 जो इसका डाइमर है, इन दोनों में से कुछ भी गिवन रह सकता है। उसके साथ अगर हम हीटिंग करें तो यहां से हम H2O हटा देंगे तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड का OH यहां से हट जाएगा, तो फिर ये फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा एनहाइड्राइड में। वैसे ही एस्टरिफिकेशन रिएक्शन मैकेनिज्म आप सिंपली लिख सकते हो, जैसे कि अगर इस एस्टरिफिकेशन का मैकेनिज्म लिखें, RCO2H है और एसिडिक मीडियम में हम रिएक्शन करवा रहे हैं। ध्यान रखना है कि बेसिक मीडियम में एस्टरिफिकेशन नहीं होता है, केवल एसिडिक मीडियम में ही होता है। तो सबसे पहले H+ गेन करेगा तो ये OH+ बन गया एसिडिक मीडियम में, और फिर R'OH जो है ये इस पे अटैक कर रहा है, तो ये कंपाउंड बन गया ऐसा ROH है, OH R' है प्लस चार्ज के साथ। फिर ये H+ हटेगा, दूसरा कोई इस H+ को गेन करेगा, तो अभी ये जो OH है इसको हम गेन करवा दे रहे हैं। इन दोनों में से कोई भी गेन कर सकता है। एंड फिर ये जो ऑक्सीजन है ये इस H2O को यहां से हटा दे रहा है, OH+ है, OR' है, H2O हट गया, एंड फाइनली डीप्रोटोनेशन हो जाएगी, ये डबल बॉन्ड OR' में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये मैकेनिज्म है एस्टरिफिकेशन की, है ना। प्रोटोनेशन डीप्रोटोनेशन बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे, ये मैकेनिज्म NCERT में भी गिवन है। आप चाहो एक बार तो आपको जरूर लिख के देखना चाहिए मैकेनिज्म। इसे हम फिशर एस्टरिफिकेशन प्रोसेस भी कहते हैं। एसिडिक मीडियम में ही केवल एस्टर का फॉर्मेशन पॉसिबल है। और आप दोनों चीज़ें देख सकते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल से हम क्या बना सकते हैं? एस्टर बना सकते हैं, और एस्टर से हम वापस ये भी बना सकते हैं। दोनों तरफ हम रिएक्शन में जा सकते हैं। ली शैटलर्स प्रिंसिपल को अगर यूज करेंगे, जैसे अगर हम एक्सेस अल्कोहल ले लें तो एक्सेस अल्कोहल ले लेंगे तो फिर क्या होगा? रिएक्शन में एस्टर बनना शुरू हो जाएगा। और अगर हम एक्सेस वाटर ले लें तो एक्सेस वाटर ले लेंगे तो फिर क्या होगा? रिएक्शन हाइड्रोलाइसिस हो जाएगी और फिर रिएक्शन बैकवर्ड भी आ जाएगा। तो ये दोनों चीजें ही यहाँ पे पॉसिबल है। PCl5, PCl3, SOCl2 ये सब सिमिलरली काम कर रहे हैं, जैसे कि अल्कोहल्स को हेलाइड बनाने के काम में आते थे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड PCl5 के साथ ये बाई प्रोडक्ट्स आपको ध्यान रखना है, POCl3 एंड HCl बनता है। ये भी याद रखना है कि 1 मोल PCl3 3 मोल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को कन्वर्ट कर सकता है एसिड क्लोराइड में, और बाई प्रोडक्ट H3PO3 है। SOCl2 के साथ रिएक्शन जैसे वहाँ पे बेस्ट कहते थे, यहाँ पे भी आप रिएक्शन को बेस्ट कह सकते हो, क्योंकि SO2 और HCl बाई प्रोडक्ट्स हैं जो कि रिएक्शन मिक्सचर से बाहर निकल जाते हैं। अमोनिया के साथ रिएक्शन अगेन थोड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि डायरेक्टली रिएक्शन में सबसे पहले एसिड बेस हो जाता है। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन हम अमोनिया के साथ करवाते हैं, NH3 के साथ या अमाइंस के साथ, तो ये एसिडिक है और ये बेसिक है, न्यूट्रलाइजेशन हो जाती है। ये H+ गेन करता है तो NH4+ एंड O- बन जाता है। रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन यहीं पे स्टॉप हो जाएगी, लेकिन अगर हम हीटिंग करें नियरली 200 डिग्री सेल्सियस पे, तो हीटिंग करने से फिर यहाँ से H2O बाहर निकलता है एंड फिर फाइनली ये अमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर केवल NH3 दिया हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ तो आपको एसिड बेस रिएक्शन सॉल्ट बनाना है, लेकिन अगर हीटिंग भी दिया हुआ है साथ में तो फिर आपको अमाइड में उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। वैसे ही सिमिलर रिएक्शन है, NH3 के साथ NH4+ बन गया, हीटिंग किया तो फिर ये बेंजामाइड में कन्वर्ट हो रहा है। एक और इंटरेस्टिंग रिएक्शन जो कि NCERT में गिवन है, थैलिक एसिड की रिएक्शन है। थैलिक एसिड में
सबसे पहले NH3 के साथ रिएक्शन करवाया, एसिड बेस रिएक्शन हो गया, अमोनियम थैलेट बन गया। फिर हीटिंग किया तो H2O यहाँ से बाहर निकल गया, तो ये अमाइड बन गया। थैलिक एसिड से जो अमाइड बना है इसे हम क्या कहते हैं, थैलामाइड, अमाइड है ये। स्ट्रांगली हीटिंग करेंगे तो फिर यहाँ से NH3 भी बाहर निकल जाएगा, और जब NH3 बाहर निकल जाएगा तो फिर ये कन्वर्ट हो गया CONH CO में। अब ये जो ग्रुप है ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, नॉट डायरेक्टली अमाइड, क्योंकि CONH नहीं है यहाँ पे, CONHCO है। तो इसको हम इमाइड कहते हैं, IMIDE से लिखते हैं। तो ये थैलीमाइड है, ध्यान रखना है, ये थैलामाइड था और ये थैलीमाइड है। जैसे अमाइंस में गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस पढ़ते हो, तो दिस इज द थैलीमाइड दैट इज यूज्ड इन गैब्रियल थैलीमाइड प्रोसेस। सिमिलर रिएक्शंस हम और लिख लेते हैं। NH3 के साथ रिएक्शन करवाए, हीटिंग मिसिंग है, यहाँ पे हीटिंग है, ये अमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्या होता है कि अमाइड से हम नाइट्राइल्स भी बना सकते हैं। P4O10 के साथ जब हीटिंग करते हैं तो यहाँ से ये H2O बाहर निकल जाता है, और H2O बाहर निकल जाएगा तो आप देख सकते हो कि ये नाइट्राइल में कन्वर्ट हो जाएगा, C ट्रिपल बॉन्ड N में कन्वर्ट हो गया। सिमिलरली नीचे वाली रिएक्शन में भी NH3 हीटिंग लगता है यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया थोड़ा, तो ये CONH2 आ गया, अमाइड बन गया, एंड फिर P4O10 के साथ हीटिंग करेंगे तो फिर फाइनली ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नाइट्राइल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से नाइट्राइल्स भी बना सकते हैं। अगर कोई पूछता है कि डेरिवेटिव है तो कैसे बनाएं, तो हम इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। रिएक्शन इन्वॉल्विंग CO ग्रुप ऑफ CO2H। अब हम किसकी रिएक्शन देख रहे हैं, CO ग्रुप की, कार्बोनिल ग्रुप की। तो कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्शन में सबसे पहले रिएक्शंस हैं ये रिडक्शन रिएक्शंस। तो LiLH4 जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो LiLH4 के साथ रिडक्शन कर सकते हैं इसकी, और या फिर B2H6 के साथ रिडक्शन कर रहे, BH3 के साथ रिडक्शन कर सकते हैं। BH3 जो है वो एक एक्सक्लूसिव रिएजेंट है जो कि केवल किसको रिड्यूस करता है, केवल कार्बोक्सिलिक एसिड्स को रिड्यूस करता है, और कहीं पे ये आप पढ़ोगे नहीं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करना है अगर अल्कोहल में तो LiLH4 या फिर B2H6। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, तो डीकार्बोक्सिलेशन में जब NaOH के साथ हीटिंग करते हैं तो यहाँ से ये Na2CO3 पूरा निकल जाता है। ये रिएक्शन आपने पढ़ा होगा एल्केन्स चैप्टर में भी। तो एल्केन्स चैप्टर में कि कैसे एल्केन बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट से, तो NaOH के साथ हीटिंग करते हैं, क्विकलाइम NaOH एंड CO के साथ हीटिंग करते हैं, सोडा लाइम कहते हैं। तो ये Na2CO3 निकल गया और फिर ये फाइनली एल्केन में कन्वर्ट हो गया। रिएक्शन इन्वॉल्विंग एल्काइल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हम एल्काइल की बात कर रहे हैं, तो ये अल्फा हेलोजिनेशन है, अल्फा पोजीशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पे हम हेलोजन लगाते हैं थ्रू दिस रिएक्शन। दिस इज कॉल्ड हेल-वोल्हार्ड-ज़ेलेंस्की रिएक्शन, जिसे हम शॉर्ट में HVZ रिएक्शन भी कहते हैं। तो आप देख सकते हो कि ये जो अल्फा पोजीशन है कार्बोक्सिलिक एसिड का, इस अल्फा पोजीशन पे जब हम X2 रेड फॉस्फोरस यूज करते हैं एंड फॉलोड बाय H2O, ये सीक्वेंस आपको याद रखनी पड़ेगी, रेड फॉस्फोरस एंड X2, मतलब आप Cl2 Br2 दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो। तो P4 या P प्लस X2 गिवन रह सकता है फॉलोड बाय H2O, तो फिर इस अल्फा पोजीशन पे हेलोजन लग जाएगा। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड HVZ रिएक्शन। एंड ये लास्ट रिएक्शन रिंग सब्सटीट्यूशन इन एरोमेटिक एसिड्स। तो ये जो कंपाउंड है CO2H कार्बोनिल ग्रुप्स, जैसे एल्डिहाइड्स में बताया था कि डीएक्टिवेटिंग होते हैं, एंड डीएक्टिवेटिंग के साथ साथ ये कैसे होते हैं, CO2H जो है कार्बोनिल, ये सब मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं। तो जो रिएक्शन होगी EAS रिएक्शंस, वो रिएक्शंस कहाँ पे होगी, वो रिएक्शंस मेटा पोजीशन पे होगी। नाइट्रेशन करवाया तो नाइट्रेशन मेटा पोजीशन पे हो गया, ब्रोमिनेशन मेटा पोजीशन पे हो गया। और फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शंस, तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स के साथ कोई फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शंस जब बहुत स्ट्रांगली या मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं तो उनके ऊपर फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होते हैं। तो ये रिएक्शंस हैं, सारे के सारे हमने पढ़ लिए हैं। होपफुली आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। बाकी कुछ डाउट रहता है तो आप ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। अच्छा लगा तो भी बता सकते हो, आपके लिए बेनिफिशियल रहा तो भी कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू वेरी मच।